बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमने 4 क्लासिफिकेशन आज डिस्कस करनी है, उसको थोड़ा सा हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और फिर अलग अलग लेक्चर्स के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है, तो उनको हम पहले नाम लिख लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा उनको हर एक क्लास को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर सबसे पहली क्लास हमने जो डिस्कस करनी है यहाँ पर वो है आयनिक सॉलिड्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है वो है कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स। और कोवेलेंट सॉलिड्स के बाद जो है थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाएगी कि हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में देखना है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और लास्ट जो है फोर्थ वो होगी मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में देखेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम 4 क्लासेस के अंदर तकसीम करते हैं, आयोनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और लास्ट में क्या है जी, मेटेलिक सॉलिड्स। तो इनके बारे में हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आज हम जस्ट आयनिक सॉलिड्स को ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। अगर जो है लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा तो हम NaCl का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख लेंगे, जो कि आयनिक सॉलिड की ही एक एग्जाम्पल कहलाएगी। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा इन सब को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इसके अंदर आपने बताना क्या होता है, किस बेस पर आपने क्लासिफिकेशन करनी है। तो डेफिनेशन के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन की सबसे मेन जो रीजंस होती हैं वो 2 रीजंस होती है। एक तो इसके अंदर पार्टिकल कौन कौन से मौजूद हैं जिनसे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलकर बना है, और दूसरा उन पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है। ठीक है जी, तो 2 चीज़ें मेन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और वो कौन कौन सी है जी। तो नंबर 1 जो है वो क्या है जी, पार्टिकल्स के बारे में बताना है कि कौन से पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद होंगे और किन पार्टिकल्स से मिलकर ये सॉलिड बनेगा। तो उसके लिहाज से हम बताएंगे कि आयनिक सॉलिड होगा, कोवेलेंट होगा, मॉलिक्यूलर होगा या मेटालिक सॉलिड होगा। और फिर उसके अंदर आपने बताना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी हम पता चलाएंगे कि कौन से सॉलिड्स होंगे। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम आयनिक सॉलिड्स को देखें तो इसके अंदर पार्टिकल्स जो होंगे आयनिक, जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो नाम से ही जाहिर है आयनिक बॉन्ड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड होंगे। और पार्टिकल्स क्या होंगे जी, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस मौजूद होंगे। तो इसके बारे में ये हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी कोवेलेंट सॉलिड्स। अब कोवेलेंट सॉलिड्स जो है एटम्स के दरमियान में बनती है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है जी, क्या होंगे, एटम्स। और इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी नाम से ही जाहिर है कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो आयनिक के अंदर क्या होता है, आयंस पार्टिकल्स होते हैं और उसके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स, और उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाएंगे। तो इस तरह हम क्लासिफिकेशन करेंगे। थर्ड जो है वो क्या है जी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थोड़ी सी जो है वो कैटेगरी डिफरेंट आ जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल क्या होते हैं जी, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, पीछे हमने कहा है आयंस, इसके अंदर कहा था कोवेलेंट के अंदर एटम्स, और इसके अंदर कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, ये आपने चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस स्टार्ट में किया है। तो वो कौन सी होती है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो हम ओवरऑल कैटेगरी में इसको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होगी वो कौन सी होगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होंगी। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है वो किन से मिलकर बनेंगे, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनेंगे और उसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो पाई जाएंगी। नेक्स्ट जो है हम बता सकते हैं कि मेटालिक सॉलिड्स कौन से होंगे, जो कि मेटल से बनेंगे। मेटल के एटम्स यहां पर मौजूद होंगे, जैसे आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है और सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकते हैं, ये सारे मेटल है। ठीक है जी, तो ये मेटल जो है इनसे मिलकर बनेगा और इसके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा।
मेटालिक बॉन्ड किस नेचर का होता है, किस तरह बनता है, ये हम ब्रीफली इसको इसी टॉपिक के अंदर ही डिस्कस करेंगे। अभी नहीं बता सकते कि मेटालिक बॉन्ड किस तरह का होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होगा। जैसे आयनिक सॉलिड के अंदर आयनिक बॉन्ड था, कोवलेंट सॉलिड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड था, तो मेटालिक सॉलिड के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है। और मॉलिक्यूलर के अंदर डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ओवरऑल हम कह सकते हैं। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होती है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये सारी जो फोर्सेस है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है तीनों, लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कौन सी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती है। क्लियर हो जाएगी बात। चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी आयनिक सॉलिड्स के बारे में कि आयनिक सॉलिड क्या होते हैं। तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और उसकी एग्जांपल्स को लिखते हैं जी। तो डिफाइन करते हैं जी आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स को अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे जी, ये डिफाइन की मैं हेडिंग दे देता हूं, डेफिनेशन की या डिफाइन की। तो कैसे डेफिनेशन करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 पॉइंट्स है ये डेफिनेशन के अंदर भी शामिल होंगे, और यही 2 पॉइंट्स जो है वो डेफिनेशन के अंदर मेनली शामिल होते हैं कि पार्टिकल्स कौन से होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी। ये अगर दोनों चीजें बता दी तो आप हर एक सॉलिड की डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है जी। तो दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यहां से डेफिनेशन जो है वो बनाते हैं, दोज crystalline solids which are making of, जो किस चीज से बने होते हैं। आप पार्टिकल्स के बारे में पहले लिख रहे हैं कि पार्टिकल कौन कौन से होंगे, तो विच आर मेकिंग ऑफ या विच आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ भी लिख सकते हैं। वो थोड़ा सा बुक के अंदर वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मेकिंग मैंने करवा दिया है। तो विच आर मेकिंग ऑफ positively and negatively charged particles। ठीक है जी। तो पार्टिकल्स के बारे में बता दिया है कि इसके अंदर पार्टिकल्स कौन से होंगे, कि विच आर, ये जो आयनिक सॉलिड्स ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं विच आर मेकिंग, जो कि बने होते हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब हमने बताना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है। तो ये पार्टिकल्स विच आर हेल्ड टुगेदर, which are held together, किस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो आयनिक बॉन्ड होता है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो आयनिक बॉन्ड लिख दें या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख दें। मैं ज़्यादा प्रेफरेंस कहूँगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लिखें, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जिसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक कहते हैं साकिन और इलेक्ट्रो कहते हैं चार्जेस को। ठीक है जी। तो साकिन चार्जेस जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं उसमें जो अट्रैक्शन होगी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो सिंपल डेफिनेशन यहां पर हो चुकी है। तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच आर मेकिंग, जो कि बने होते हैं ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड विच आर हेल्ड टुगेदर, जो कि आपस में जुड़े होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमने क्या देखना है जी, इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल भी आसान सी है काफ़ी आपने आयनिक सॉलिड के एग्जांपल देख रखी है, तो वो हम यहां पर लिख देते हैं। एग्जांपल के अंदर हमारे पास आ जाता है जी यहां पर NaCl, KBr और भी काफ़ी सारे हैं जैसे CaCl2। अब ये सारे जो है ना आयनिक कंपाउंड है। क्या है ये जो आयनिक कंपाउंड? तो आयनिक कंपाउंड होने की वजह से जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है जी, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस मौजूद होंगे। और ये किस फोर्स के जरिए जुड़े हुए हैं? आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी साकिन। जो स्टैटिक का मतलब होता है साकिन चार्जेस, साकिन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उससे ये आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हमने जो आयनिक सॉलिड्स है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है कि कौन कौन सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी।
ठीक है जी। तो यहां से ही स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ जो प्रॉपर्टीज है आसानी से यहां पर लिख देंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आ जाएगी यहां पर। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बता देते हैं कि ये जो सॉलिड है ये कौन सा सॉलिड यहां पर मौजूद है। तो पहला जो है इसके अंदर आ जाएगा कि ये जो सॉलिड है ये कौन सा है, नेचर इसकी कौन सी है जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड यहां पर मौजूद है। अमॉर्फस सॉलिड नहीं है, बल्कि कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि हम सॉलिड के अंदर जो स्ट्रक्चर्स वगैरह, जो ज्योमेट्रीज वगैरह देखते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमॉर्फस की तो कोई ज्योमेट्री होती नहीं है। तो अगर ज्योमेट्री नहीं है तो ज्योमेट्री की बेस पर उसको क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसको बॉन्डिंग की बेस पर क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो कोई ना कोई उसके अंदर ज्योमेट्री पाई जाएगी, और ज्योमेट्री अगर पाई जा रही है तो मतलब ये कौन से सॉलिड्स होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यहां पर मौजूद होंगे। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। नेक्स्ट इसकी आपने बतानी है, कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं साथ ही लिख देता हूं और आपने अलग अलग बता देने हैं, यानी हार्डनेस बतानी है। ठीक है जी, हार्डनेस और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट आप इसकी वोलेटिलिटी भी बता सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं जी, हार्डनेस के बारे में बताते हैं जी कि हार्डनेस क्या होती है। हार्डनेस क्या होती है जी कि किसी चीज़ का सख्त होना, आसानी से ब्रेक ना होना। तो आयनिक सॉलिड, हम इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं जी, NaCl को, ठीक है जी, खाने वाला जो नमक होता है उसको लेके चलते हैं। और ये जब कानों से निकाला जाता है तो ये पाउडर फॉर्म में नहीं होता बल्कि ब्लॉक्स की फॉर्म में होता है। तो उसको लेके चल रहे हैं कि उसको आपने जहन में बिठा लेना है और उसके लिहाज से सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, वो जो ब्लॉक है तो वो हार्ड होगा, जाहिर सी बात है हार्ड होगा, क्योंकि उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग, अभी हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसलिए क्लोज पैकिंग होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे। हार्ड होने के बाद उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे जी, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा, उसको मेल्ट करना आसान नहीं होगा। तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे, बहुत ही ज्यादा होंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद वोलेटिलिटी। अगर वोलेटिलिटी की बात करें, वोलेटाइल चीजें क्या होती है कि वो चीजें जो आसानी से लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो चीजें जो कि आसानी से लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं वोलेटाइल चीजें कहते हैं। तो क्या इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ये आसानी से वेपर फॉर्म में जा सकती है, गैसेस फॉर्म में जा सकती है, या आसानी से बॉयल हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है इसको बॉयल करने के लिए तो ये नॉन वोलेटाइल होंगे। तो 3 पॉइंट्स हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। हार्डनेस के बारे में बताया है, ठीक है जी, फिर उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बताया है, और लास्ट में हमने क्या बता दिया जी, इसकी वोलेटिलिटी के बारे में बता दिया है कि वोलेटाइल जो है वो कैसे होते हैं जी। ठीक है जी। फिर उसके बाद 5th पॉइंट यहां पर ही लिख लेते हैं, ज्यादा कोई है ना इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं। नेचर जो है आपने बतानी है कि इसके अंदर किस तरह की नेचर मौजूद होती है, वो आपने डिस्कस करना है। तो नेचर के बारे में अगर हम बताएं तो ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो आपस में ओवरलैप करते हैं, और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं। तो यहां पर होता क्या है जी, इस तरह एटम्स या आयंस जो है वो आपस में, आयंस जो है वो क्या होंगे, लेयर्स की सूरत में आपस में जुड़े होंगे। तो यहां पर पॉजिटिव आयंस जो है होंगे और जो नेगेटिव आयंस है वो अपोजिट मैनर में जुड़े होंगे, अल्टरनेट मैनर में जुड़े होंगे यहाँ पर। ठीक है जी। तो नेचर इनकी ये होती है कि बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है, और क्लोज पैकिंग का आप यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्लोज पैकिंग होती है। क्लियर है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर इसकी नेचर के बारे में बता दिया। अब नेचर के बाद इसकी बतानी है आपने कंडक्शन के बारे में। ठीक है जी। थोड़े से पॉइंट्स जो है आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपने जो है सारे पॉइंट्स ही करने हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद हार्डनेस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी, नेचर, और नेचर के बाद आपने इसकी क्या बतानी है, कंडक्शन के बारे में बताना है जी। तो कंडक्शन जो है यहां पर लिख लेते हैं।
कंडक्शन। कंडक्शन क्या होती है जी कि अपने अंदर से हीट या करंट को फ्लो करने की इजाजत देना, उसे हम क्या कहते हैं जी, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आयनिक सॉलिड्स हैं, क्या अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनिक करंट को, सॉरी कोई भी करंट हो, कन्वेंशनल करंट हो, इलेक्ट्रॉनिक करंट हो, आयनिक करंट हो, कोई भी करंट हो, क्या अपने अंदर से करंट को गुजरने की इजाजत देते हैं या नहीं देते, ये हमने डिस्कस करना है। तो अगर सॉलिड फॉर्म के अंदर कहेंगे तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है क्लोजली पैक है। और यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि आयनिक सॉलिड्स जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर करंट पास क्यों नहीं करने देते। ठीक है जी। वाई कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि एक्सरसाइज में भी शायद होगा और बोर्ड्स के अंदर आता है कि आयनिक सॉलिड्स जो है सॉलिड स्टेट के अंदर करंट को पास क्यों नहीं करने देते। तो इसका आंसर क्या होगा जी? क्योंकि यहां पर जो आयंस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ये बहुत ही अपनी जगह पर फिक्स पोजीशन पर जुड़े होते हैं। ये बुक के अंदर लिख रखी है स्टेटमेंट्स वगैरह, तो आपने वहां से देख लेनी है कि ये जो आयंस है ये क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ये अपनी जगह पर फिक्स होते हैं और ये मूव सॉलिड के अंदर मूव नहीं कर सकते। जब ये मूव नहीं कर पाएंगे, तो अगर आयंस मूव नहीं कर रहे तो करंट भी फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सॉलिड स्टेट के अंदर ये करंट फ्लो नहीं कर पाते। अब कंडक्शन किस स्टेट में पॉसिबल है ये हम देख लेते हैं। तो कंडक्शन जो है हमारे पास दो स्टेट के अंदर पॉसिबल होती है, और वो दो स्टेट है जी, पहली जो है वो मोल्टन स्टेट है और दूसरी जो है वो क्या है जी, एक्वस स्टेट। मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। अब मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में क्या फर्क होता है ये हम पहले देख लेते हैं। मोल्टन क्या होता है जी कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को मेल्ट कर देते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है जी, जैसे NaCl है। अब NaCl को दोनों तरीके से मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में कैसे लेके जा सकते हैं? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड NaCl का। तो अगर मैं 801 डिग्री सेंटीग्रेड देता हूं और वो मेल्ट हो जाता है, जब मेल्ट होगा तो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो एक तो स्टेट ये हो गई है कि NaCl हमारे पास मौजूद है और उसको हमने हीट किया है 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देता है। ये कौन सी स्टेट होगी? मोल्टन स्टेट। अभी भी आयंस फ्री मौजूद है, तो इसलिए इसमें से करंट पास कर सकता है। दूसरी स्टेट क्या है जी कि NaCl जो है यहां पर हम टेम्परेचर नहीं दे रहे, बल्कि वाटर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वाटर के अंदर NaCl को ऐड करते हैं और ये एक्वस सोल्यूशन जो है वो बन जाता है, और इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। मतलब आसानी से आयंस जो है मूव कर सकते हैं, मतलब इसमें से भी करंट पास कर सकता है। समझ में आ जाएगी बात कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, असल मकसद है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को आजाद करवाना। एक हमने हीट करके उसको मेल्ट किया है, तब आयंस जो है वो आजाद हो गए हैं, और दूसरा हमने पानी के अंदर ऐड कर दिया, वहां पर हीट की जरूरत नहीं है और आसानी से आयंस बन गए हैं, और ये एक्वस सोल्यूशन बन गया है। एक्वस सोल्यूशन किसे कहते हैं जी? एक्वा से निकला है मतलब पानी, तो पानी के अंदर किसी भी चीज को ऐड करते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है? एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। तो यहां पर जो है मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट के अंदर क्या हो सकता है कि ये जो है करंट को पास कर सकते हैं, बाकी स्टेट्स के अंदर ये करंट को पास नहीं करने देते। ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी जी, ये हम डिस्कस करते हैं। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है रेडियस रेशो के बारे में, कि रेडियस रेशो जो है उससे हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो रेडियस रेशो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी जी। तो आपने हेडिंग जो है वो ज़्यादा नोट कर लेनी है और उसके मुताबिक ही आपने लेके चलना है। ये जो कंडक्शन वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा रेडियस रेशो के बाद में आता है, तो आपने जो है इसके बाद ही लिख लेना है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है जी? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, फिर उसके बाद हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी, नेचर। यहाँ पर फार्मूला मास के बारे में भी जिक्र कर रखा है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करें तो ठीक है, नहीं तो रहने देना है आपने। फार्मूला मास के बारे में जो है मैं आपको लास्ट में चल के बता देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए आपने कंडक्शन जो है वो रेडियस रेशो के बाद में रख देना है, पहले रेडियस रेशो जो है वो करनी है आपने। ठीक है जी। तो रेडियस रेशो जो है वो क्या होगी जी?
बुक के अकॉर्डिंग जो है मैं लेके चल रहा हूँ आपको कि बुक के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स पहले लिख रखे हैं, उसके मुताबिक आपको बता दिया है कि ये कंडक्शन बाद में आएगा, रेडियस रेशो पहले आ जाएगा। रेडियस रेशो क्या होता है जी? रेडियस रेशो का फॉर्मूला जो है वो हम लिख लेते हैं। रेडियस रेशो ये होता है जी R पॉजिटिव ओवर R नेगेटिव। आसानी से आपको अब पता चल जाएगा कि हमारे पास जो भी आयनिक कंपाउंड होता है उसमें पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है। तो पॉजिटिव आयन का रेडियस हमने ऊपर रखना है, नेगेटिव आयन का रेडियस नीचे रखना है, और हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस रेशो निकाल सकते हैं। और इससे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियस रेशो। इससे हम स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री जो है, मतलब जो क्रिस्टल के अंदर ज्योमेट्री मौजूद होगी, उसकी स्ट्रक्चर मौजूद होगी, उसके बारे में भी सारा स्ट्रक्चर जो है वो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे NaCl की बात करते हैं जी कि NaCl जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हम देख लेते हैं। तो NaCl जो है उसके अंदर सोडियम आयन होता है, ठीक है जी। तो रेडियस ऑफ किस चीज़ का आ जाएगा? सोडियम का आ जाएगा, और पॉजिटिव आयन है ये। और रेडियस ऑफ क्या आ जाएगा? क्लोराइड नेगेटिव आयन का नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी अगर बात करें तो रेडियस सोडियम आयन का होता है 95 पिकोमीटर, और इसका होता है 181 पिकोमीटर क्लोराइड आयन का, ठीक है जी। 95 ओवर क्या आ गया? 181 पिकोमीटर। और इसकी रेडियस रेशो ऑलमोस्ट 0.53 जो है वो क्या आ जाती है? इसकी रेडियस रेशो आ जाती है, ठीक है जी। इसकी रेडियस रेशो जो है वो ये आ गई है। नेक्स्ट, अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, FCC। FCC क्या होता है जी? फेस सेंटर क्यूबिक। तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट जो है, अगर हम किसी और की रेडियस रेशो मालूम करते हैं, देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर चेंज होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि रेडियस रेशो एक और हम की मालूम करते हैं, जैसे रेडियस रेशो, और रेडियस रेशो हम मालूम कर रहे हैं सीजियम। अब यहां पर जो है NaCl की मालूम की थी, ये हम लिख देते हैं, NaCl की मालूम की थी। अब यहां पर जो रेडियस रेशो हम मालूम करनी है, ये हम मालूम कर लेते हैं जी सीजियम क्लोराइड की, ठीक है जी। किसकी मालूम कर लेते हैं? सीजियम क्लोराइड की। और इसके अंदर जो है रेडियस रेशो क्या होगी वो हमने देखना है। तो R पॉजिटिव ओवर क्या आ जाएगा? R नेगेटिव। और R पॉजिटिव जो है वो क्या होगा जी? R पॉजिटिव R नेगेटिव। और R पॉजिटिव यहाँ पर सीजियम जो है पॉजिटिव आयन होगा, और यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो सीजियम जो है वो पॉजिटिव आयन है, और जो क्लोराइड है वो क्या है जी? नेगेटिव आयन यहाँ पर मौजूद है। अब जो सीजियम होता है उसकी जो रेडियस होती है, उसका जो रेडियस होता है केटाइन के अंदर, और वो होता है 169 पिकोमीटर। और अभी क्लोराइड का तो हमने पता किया था, और वो था 181 पिकोमीटर। और इसकी रेडियस रेशो जब मालूम करते हैं तो ये आती है 0.933। और जब 0.933 रेडियस रेशो आती है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है BCC, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है इसका बन जाता है। और एक और जो है हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, और वो है किसके बारे में हमने देख रहे हैं? वो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है सीजियम फ्लोराइड का। किसका होता है? सीजियम फ्लोराइड का। और सीजियम फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो उसकी रेडियस रेशो आती है 0.53 ही आती है। अगर 0.53 रेडियस रेशो सेम है तो मतलब स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही इसका स्ट्रक्चर होगा, क्यूबिक होगा और फेस सेंटर्ड होगा। फेस सेंटर्ड क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब आप जिस कमरे के अंदर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके अंदर जो है उसको एक क्यूब मान के चलें, तो यहाँ पर जो है मैंने आपको फेसेस जो है वो बता रखे हैं, एजेस और एंगल्स भी बता रखे हैं। फेसेस क्या होगा? ये वाला एक फेस होगा, साइड पर जो दीवार है वो एक फेस है, इस साइड पर जो दीवार है वो एक फेस है, सामने जो दीवार होगी पीछे आपके वो क्या होगी? एक फेस होगी। और जो नीचे वाला जो होगा ये भी एक जो है वो क्या होगा? फेस होगा। और ऊपर वाला भी क्या होगा? एक फेस होगा। तो मतलब 6 फेसेस है। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब ये है कि हर फेस के सेंटर में, अब ये पूरा एक फेस है, ठीक है जी, और इसके सेंटर में क्या मौजूद होगा? एक जो है वो मॉलिक्यूल या कोई भी एटम या आयन जो है मौजूद लाजमी होना है। कॉर्नर्स पर तो मौजूद होगा, लेकिन अब फेस पर भी मौजूद होना है, और फेस के सेंटर पर मौजूद होगा। यहां पर इस साइड के सेंटर पर, इस साइड के सेंटर पर, ऊपर के सेंटर पर, नीचे के सेंटर पर और पीछे वाले के सेंटर पर। तो हर एक सेंटर पर क्या होगा कि एक एक आयन जो है लाजमी मौजूद होगा।
और बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है जी कि ये जो पूरा क्यूब है इसके सेंटर में यहां कहीं पर जो है ना वो क्या मौजूद होगा, एक जो है आयन मौजूद होगा। वो फेसिस के सेंटर पर नहीं होगा, पूरी बॉडी जो है पूरा यूनिट सेल उसके सेंटर में यहां पर मौजूद होगा। समझ में आ जाएगी बात। तो फेस सेंटर्ड क्या होगा कि फेसिस के सेंटर पर, बॉडी सेंटर्ड का मतलब पूरी बॉडी जो है उसके एक सेंटर पर, पूरी यूनिट सेल के सिर्फ एक जो है सेंटर पे मौजूद होगा। तो NaCl और सीजियम फ्लोराइड की रेडियस रेशियो सेम होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और सीजियम क्लोराइड जो है उसका स्ट्रक्चर जो है उसके रेडियस रेशियो चेंज होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं जी इसके बारे में कि इसकी पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म जो है यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि पॉइंट जो है थोड़ा सा आगे या पीछे होगा, तो हम जो है यहीं पर डिस्कस करते हैं और वो है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जी। पॉलीमॉर्फिज्म, अगर पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है जी। तो पॉलीमॉर्फिज्म जाहिर सी बात है यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म के बारे में भी डिस्कस करना है हमने। आइसोमॉर्फिज्म, ये दोनों चीजें हमने पहले डिस्कस कर रखी है। पॉली का मतलब होता है मैनी, फॉर्म का मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, शक्लें, शेप्स, ज्योमेट्रीज। तो मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब काफी सारी ज्योमेट्रीज या शेप्स मौजूद होंगी। और आइसोमॉर्फिज्म में क्या होगा, सेम ज्योमेट्री होगी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। तो अगर हम इसको देखें तो ये तो आसानी से हम पता कर सकते हैं। वो जो AgNO3 का जो मॉलिक्यूल था, AgNO3, अब AgNO3 जो था वो दो टाइप्स के अंदर पाया जा रहा था। एक तो रोम्बोहेड्रल में, रोम्बोहेड्रल, और दूसरा जो है आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। तो रोम्बोहेड्रल और आर्थोरोम्बिक, एक मॉलिक्यूल डिफरेंट शेप्स, मैनी शेप्स के अंदर, पॉली मतलब मैनी शेप्स के अंदर पाया जा रहा है। आइसोमॉर्फिज्म तो अभी डिस्कस किया है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, उसकी रेडियस रेशियो सेम होने की वजह से उसकी ज्योमेट्री सेम हो गई है। तो मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, आपने यही एग्जांपल दे देनी है कि NaCl और सीजियम फ्लोराइड जो है उसकी शेप क्या होती है, सेम होती है। और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आता है और वो ये है कि सीजियम क्लोराइड और NaCl का स्ट्रक्चर चेंज क्यों होता है। ठीक है जी, सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर चेंज क्यों होता है। तो आपने कहना क्या है, आपने रेडियस रेशियो जो है वो पहले मालूम करनी है। तो यहां पर रेडियस रेशियो मालूम करके और आपने बता देना इसका फेस 100 क्यूबिक होता है, और इसकी जो है वो आपने मालूम करके रेडियस रेशियो, और आपने बता देना बॉडी 100 क्यूबिक होता है। तो आपने बताना है यहां पर कि जो शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है रेडियस रेशियो पर। अगर रेडियस रेशियो चेंज हो जाती है तो ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर जो है रेडियस रेशियो डिफरेंट होने की वजह से क्या हो गया है, इनकी ज्योमेट्री, शेप भी क्या हो चुकी है, फॉर्म भी डिफरेंट हो चुकी है। क्लियर हो जाएगी बात। तो उसके बाद है जी पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जी कि वो आयनिक रिएक्शंस के बारे में देखते हैं जी। आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस जो है वो क्या होते हैं। आयनिक रिएक्शंस के बारे में आपने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि ये जो आयनिक सॉलिड्स है इनके रिएक्शन जो है उनको हम आयनिक रिएक्शंस कहेंगे, क्योंकि ये आसानी से क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। कहां पर देखा था जी हमने, वहां पर कि जब उसको पानी में ऐड किया आसानी से आयंस बन गए, आजाद मूव कर सकते हैं। जब आजाद मूव कर सकते हैं तो तेजी से रिएक्ट करेंगे, मतलब इनके रिएक्शन क्या होंगे, वेरी फास्ट होंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन जो है वो देते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट है जी इसकी डेंसिटी के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है जी, डेंसिटी के बारे में, कि इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है या कम होती है। तो डेंसिटी के बारे में अगर हम बताएं तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है जी, m/v। तो रो इज इक्वल टू क्या है जी, m/v। तो इसको अगर लेके चलें तो अगर हमने यहां पर कहा था कि क्लोज पैकिंग होती है, यहां पर क्या होती है जी, क्लोज पैकिंग। अगर क्लोज पैकिंग है यहां पर तो हम बता सकते हैं कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्लोज पैकिंग है, करीब करीब मौजूद है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अगर वॉल्यूम जो है वो कम हो चुका है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आपने बताना है जी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है जी। सॉलिड की टाइप आपने बता देनी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर उसके बाद हार्डनेस के बारे में बताना है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, वोलेटिलिटी, नेचर, और यहां पर फार्मूला मास के बारे में अगर आपने बताना है तो बता सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको, वेबर,
कि फार्मूला मास क्या होता है जी, क्योंकि ये जो NaCl है, अब इसके अंदर क्या होता है जी कि एक जो क्लोराइड आयन है उसको मजीद काफ़ी सारे सोडियम आयन सराउंड कर रहे होते हैं, एक पॉजिटिव को काफ़ी सारे नेगेटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को काफ़ी सारे पॉजिटिव आयंस सराउंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम एक मॉलिक्यूल को अलहदा नहीं कर सकते। जब एक मॉलिक्यूल नहीं होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फिर फार्मूला मास कहलाएगा। उसका मास जो है वो क्या कहलाएगा, फार्मूला मास कहलाएगा, ना कि मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है वो सिंपल एक ही यूनिट होता है, लेकिन एक यूनिट इसके अंदर आ नहीं सकता। तो इसलिए अगर इसका मॉलिक्यूल नहीं है तो मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फार्मूला मास होगा। तो ये आपने लिख लेना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड, हार्डनेस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी, नेचर, फार्मूला मास। नेक्स्ट जो है आपने रेडियस रेशियो के बारे में बताना है। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया है कि NaCl और सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट क्यों होता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद जो है कंडक्शन के बारे में, कंडक्शन में आपने ये दोनों चीजें बतानी है, और सॉलिड स्टेट के अंदर क्यों नहीं होता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद आपने बताना है जी कि पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, कि एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड डिफरेंट फॉर्म में पाया जा रहा है। आइसोमॉर्फिज्म में क्या है जी कि दो डिफरेंट हमारे पास क्या है जी, दो डिफरेंट ये वाले NaCl और सीजियम फ्लोराइड दो डिफरेंट हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और उनका रेडियस रेशियो सेम होने की वजह से उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, है सेम हो गई है। तो ये भी शार्ट क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि इन दोनों की जो है वो ज्योमेट्री सेम क्यों होती है, तो आपने बता देना है कि दोनों का रेडियस रेशियो सेम है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ज्योमेट्रीज, शेप या फॉर्म किसी भी चीज की या किसी भी आयनिक कंपाउंड की वो डिपेंड करती है उसकी रेडियस रेशियो पर। तो यहां पर रेडियस रेशियो क्या होगी, सेम होगी, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री, शेप, फॉर्म सारी चीजें क्या होगी, सेम। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है जी, आयनिक रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है ये आसानी से आयंस बन जाते हैं पानी के अंदर, तो ये आसानी से रिएक्शन दे सकते हैं, तेजी से मूव कर सकते हैं, इसलिए वेरी फास्ट रिएक्शन होंगे। लास्ट जो है हमारे पास क्या है जी, डेंसिटी, इसके बारे में बता रहे हैं कि इसकी डेंसिटी क्या होती है। तो क्लोज पैकिंग है, जो आयंस है वो करीब करीब मौजूद होते हैं, जब करीब होंगे तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, अगर वॉल्यूम कम है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी जी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट जो हमने इसका डिस्कस करना है वो NaCl का क्रिस्टल जो है उसके स्ट्रक्चर को हमने देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।